जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क़याम 1919 में हुआ। और उसका क़याम करने वाले लोग किसी एक फ़िक्र या किसी एक इदारे से वाबस्ता नहीं थे, बल्कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली उसके मेन फाउंडर्स में से थे, जिनका ताल्लुक़ लखनऊ फ़रंगी महल से था। और उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कायम रखा जाए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कायम रखते हुए अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के आंदोलन में हमारे उलमा शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मोटिवेट करें कि वो उस आंदोलन में शामिल हों। और उसके बाद 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम का मकसद ये था कि जो पर्सनल लॉ हैं, जो इस्लामिक लॉ हैं, जो फैमिली अफेयर्स हैं, उनमें वो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होता है तो अपनी सिफारिशात या अपनी राय हुकूमत को दे सके और उसमें जो पर्सनल लॉ है उसका प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन ये भी दूसरी सच्चाई ये है, दूसरी तस्वीर कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने जितने भी मसाइल को टेकअप किया, चाहे वो अयोध्या बाबरी मस्जिद का इशू हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, चाहे वो और दूसरे अफेयर्स हों, उसमें हर जगह ज़मीन से लेकर और कोर्ट तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नाकामी मिली है। या तो वो अपनी बात बहुत मजबूती और दलाइल के साथ नहीं रह पाए, या उनके साथ आवाम की अक्सरियत का जो सपोर्ट है वो शायद नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि वो भी आज के ज़माने में एक NGO है और एक ख़ास विचार के कुछ लोग, उसमें भी तमाम मसलक की नुमाइंदगी जिसमें शुरू में रखी गई थी, अब नाम के तौर पर वहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी, या वहाँ नौजवानों की नुमाइंदगी, या वहाँ शिया हज़रात की नुमाइंदगी, या वहाँ खानकाही सूफ़ी और बरेलवी हज़रात की नुमाइंदगी ना के बराबर होती है। उस पर भी जो डोमिनेशन है वो नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद के लोगों का है, जिस तरह जमीयत उलमाए हिंद के साथ। इसी तरह पर जमीयत उलमाए हिंद जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास रिसोर्सेज भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ जहाँ भी देश में आपदा आती है, चाहे वो प्लेग आए, चाहे वो अर्थक्वेक आए, चाहे वो कोविड आए, चाहे कुछ बेकसूर लोगों को जेलों में बंद किया जाए तो उनके मुकदमात लड़ने और उनके रिलीज़ कराने का काम हो, ऐसे बहुत सारे बड़े काम हैं जो जमीयत उलमाए हिंद करती है, जिससे सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो जमीयत उलमाए हिंद का भी जो पूरा दायरा है या इन तंजीमों का, वो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में है, जिसका असर हम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान और ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र तक देखते हैं, ना के बराबर कर्नाटका और हैदराबाद में नज़र आता है। जबकि केरला, मद्रास, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ है, और वहाँ की जो लोकल तंजीमें हैं, वहाँ के जो लोकल इदारे हैं, उन्होंने, चाहे वो शेख अबू बकर की तंजीम हो, मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया हो, चाहे वो सैयद हैदर अली थंगल इंडियन मुस्लिम लीग के सरबराह रहे हों, उनका एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो, उन तंजीमों ने जो मॉडल दिया है वो मुझे लगता है कि पूरे देश के मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए। उनके बरक्स कोई मॉडल जमीयतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देने में नाकाम रही हैं। जमीयतुल उलमा लोगों की मदद करने में, उजड़े हुए लोगों की बाज़ाबाद कारी का काम करने में, लोगों के मुकदमात लड़ने में, इसमें तो यकीनन एक बड़ा रोल प्ले करती है और हेल्पलेस लोगों की मदद करती है। लेकिन इनमें से कोई भी तंजीम इकनॉमिक रिफ़ॉर्म के लिए, एजुकेशनल रिफ़ॉर्म के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स ओपनिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए, पॉवर्टी को जड़ से एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि आप किसी की एक बार मदद कर देंगे उससे पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं हो सकती जब तक आप उसे ख़ुद कफ़ील ना बनाएं, उसको रोज़गार से न जोड़ें। जिस तरह केरला में लोगों को जोड़ा गया है,
जिस तरह भटकल के और विदर्भ के बहुत सारे एरियाज़ में लोगों को जोड़ा गया है, जिस तरह गुजरात के बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने रोज़गार से जोड़ा है, जिस तरह साउथ में बहुत सारी जगह हमें ये देखने को मिलता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि नॉर्थ में इसकी कमी है, जबकि रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, अहले माल लोग भी हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तंजीमें एक जामे एजेंडा देने में, एजुकेशन का और इकनॉमी का एजेंडा देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही हैं और समाज के हर तबके का एतमाद हासिल करने में भी नाकाम रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो तंजीमें बनती हैं वो शुरू में तो उनका दायरा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो या तो एक परिवार या एक विचारधारा या एक मसलक या एक इदारे से जुड़कर रह जाती हैं। चाहे वो किसी की भी तंजीमें हों, उनको कायम करने वाले लोगों का ताल्लुक़ देवबंद से हो या बरेली से हो, नदवा से हो या सल्फिया से हो या बाबुल इल्म से हो। लिहाजा हमें एक ऐसे जामे तंजीम की हिंदुस्तान में ज़रूरत है जो मुसलमानों के 3 इशूज़ पे ख़ास तौर से काम करे, और वो 3 इशू हैं एजुकेशन, इकनॉमी, हेल्थ। यानी सेहत को अच्छा बनाना, उनके माशी निज़ाम को अच्छा बनाना और उन्हें एजुकेट करना और स्किल्स डेवलपमेंट से करीब करना, ताकि वो रोज़गार हासिल करने के बाद अपने देश के लिए भी एक अच्छा एसेट बन सकें, अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार, अपने समाज के लिए एसेट बन सकें।